कांग्रेस लीडर पी चिदंबरम ने जमानत पर रिहाई के बाद दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 106 दिन बाद आपसे बात करके खुशी महसूस कर रहा हूं। कल रात 8 बजे मैंने आज़ादी की सांस ली और मुझे पहला ख्याल कश्मीर के 75 लाख शहरियों का आया। 4 अगस्त से वो आज़ादी के बुनियादी हक से महरूम है। Glad to speak to you exactly 106 days after I last spoke to you. As I stepped out and breathed the air of freedom at 8 p.m. last night, my first thought and prayers were for the 75 lakh people of the Kashmir Valley who have been denied their basic freedoms since August 4, 2019. I am particularly concerned about the political leaders who have been detained without charges. Freedom is indivisible. If we must preserve our freedom, we must fight for their freedom. In the last 106 days, I was strong in spirit, and I become stronger because of the following. 1. My record as minister and my conscience are absolutely clear. 2. My family trusts in God. 3. We have total confidence that the courts will ultimately render justice. Let us leave the matter at that and turn to the most pressing and explosive issue of the day, which is the state of the economy. The place to start is diagnosis. If the diagnosis is wrong, the prescription will be useless, maybe even fatal. Even after 7 months into the fiscal year, the BJP government believes that the problems faced by the economy are cyclical. The government is wrong. Let me repeat that. The government is wrong. It is wrong because it is clueless. It is unable to look for the obvious clues because it is stubborn and mulish in defending its catastrophic mistakes like demonetization, flawed GST, tax terrorism, regulatory overkill, protectionism, and centralized control of decision making in the Prime Minister's office. साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह का कहना है कि अगर इंदिरा कुमार गुजराल के मशवरे पर उस वक्त के वज़ीर दाखिला नरसिम्हा राव तवज्जो देते और उस पर अमल करते तो 1984 के सिख मुखालिफ फसादात को टाला जा सकता था। आईके गुजराल के 100वें यौम पैदाइश पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि सूरत हाल बिगड़ता देख इंदिरा कुमार गुजराल नरसिम्हा राव के पास गए और उन्हें फौरन फौज को तैनात करने का मशवरा दिया था। मनमोहन सिंह के मुताबिक अगर आईके गुजराल के मशवरे पर ध्यान दिया गया होता तो शायद 1984 में जो हुआ वो नहीं होता। आईके गुजराल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। उन्होंने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाए रखने के 5 उसूल पेश किए थे, जिन्हें गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है। Sad event of 1984 took place. Gujral ji, on that very sad evening, he went to the then Home Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने मनमोहन सिंह के बयान के ताल्लुक से न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह बिल्कुल सही कह रहे हैं। 84 सिख विरोधी दंगों को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के पूर्व प्रधानमंत्री का जो बयान आया उसको लेकर अब हर तरफ जो है सियासत शुरू हो चुकी है। मेरे साथ सीनियर लीडर जो हैं, सीनियर वकील जो हैं एच.एस. फुल्का, इनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं नरसिम्हा राव को लेकर, जो उस समय के गृह मंत्री थे, उनको लेकर जो बयान दिया गया कि अगर उनकी गुजराल साहब की बात मान ली गई होती तो इस तरह के हालात नहीं बनते? मनमोहन सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा है कि गुजराल साहब उस टाइम गए थे जो
नरसिम्हा राव होम मिनिस्टर के पास, उन्होंने कहा था कि आर्मी को बुलाओ, अगर आर्मी डिप्लॉय कर दी जाती 1 नवंबर सुबह को ही तो ये कतलेआम ना होता, ये नरसंहार ना होता। और यही बात मनमोहन सिंह जी ने जो कही है उसके उन्होंने उसी बेसिस पे कही है, क्योंकि मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट में ये लिखा है। मिश्रा कमीशन जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज थे, उनको 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने अपॉइंट किया था और वो उन्होंने इंक्वायरी की थी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 1 नवंबर सुबह 7000 आर्मी दिल्ली में अवेलेबल थी। अगर उनको डिप्लॉय कर दिया जाता दिल्ली में तो ये 2000 जो जानें बच सकती थी, मतलब कि 2000 सिखों की लाइफ बच सकती थी। यही जो मनमोहन सिंह जी ने कहा बिल्कुल सही कहा है कि अगर गुजराल साहब की बात मान के 1 नवंबर को सुबह ये आर्मी को डिप्लॉय कर दिया जाता तो ये कतलेआम उसी पर टाइम रुक सकता था। मगर हमारे पास ये भी सबूत है कि नरसिम्हा राव चाहते थे कि आर्मी को बुलाया जाए, मगर उस टाइम के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनके दफ्तर ने उनकी नरसिम्हा राव की नहीं चलनी थी। 35 साल से केस लड़ रहे हैं, अदालतों में लड़ रहे हैं, इसको लेकर, इस बयान को लेकर आप कोर्ट में ये बयान जो है वो पेश करेंगे? देखो, इस बयान की कोर्ट में तो अहमियत नहीं है, मगर ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। जो हम कह रहे हैं कि ये एक जीनोसाइड है, नरसंहार है, और सरकार ने अपनी मदद करके सरकार ने खुद कराया, वो उसको प्रूव करने के लिए उस तरफ एक बहुत बड़ा बयान है, इसलिए इस बयान की बहुत अहमियत है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बयान दिया है उसको लेकर अब एच.एस. फुल्का कह रहे हैं कि उस समय की सरकार यानी कि उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जो हैं 1984 से कत्लेआम के लिए जिम्मेदार थे। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ पंकज कपाही, न्यूज़ 18 दिल्ली। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ दिल्ली ख़वातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। वो राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आज स्वाति मालीवाल से यशवंत सिन्हा के साथ आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर मुलाकात करेंगे। स्वाति मालीवाल का कहना है कि 6 माह में रेप के कसूरवार को सजा देने का कानून बने। रेप के दोषियों को फांसी की सजा हो, इसी मांग को लेकर पिछले 3 दिन से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वाति मौजूद हैं। स्वाति, इतनी ठंड है और आप खुले में यहाँ राजघाट पर 3 दिन से लगातार आमरण अनशन कर रही हैं, क्या लगता है कि प्रशासन सुनेगा, मांग आपकी जो है वो पूरी होगी? जी, मेरी मांग बहुत ज़्यादा सच्ची है, बहुत ज़्यादा उसकी इस देश में ज़रूरत है। कठोर से कठोर सिस्टम रेपिस्ट के खिलाफ बनना ही चाहिए। उस मांग को लेके मैं यहाँ बैठी हूँ, आमरण अनशन कर रही हूँ। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जब वो समस्याओं को सोचते हैं और जिन बच्चियों को, महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, उनकी आंखें तक नोच ली गई रेपिस्ट के द्वारा, उनकी चीखों के सामने हमारी समस्याएं कुछ भी नहीं है। तो ये आमरण अनशन चाहे कितनी भी समस्या आ जाए ऐसे ही जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार मेरी मांगे नहीं मानती। मैं पूरे देश के लोगों को अपील करती हूँ, राजघाट आकर हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे लिए ये आर या पार की लड़ाई। पिछले साल भी आप आमरण अनशन पर बैठी थी, तब एक कानून बना था। इस बार आप कह रही हैं कि जो फांसी की सज़ा है वो होनी चाहिए, तुरंत कानून जो बना है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इतनी सर्दी है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कितनी मुश्किल हो रही है? जी, मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं। सर्दी तो इतनी ज़्यादा है कि शब्द नहीं है। ऐसे ही मैं तो हूँ ही, मेरी पूरी टीम है यहाँ पे, दिन रात रह रही है। और हमारे को अगर छोड़ भी दें तो पूरे देश से महिलाएं, पुरुष यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ठंडी है और कोई व्यवस्था भी नहीं है उनके लिए, और सब के अंदर एक आक्रोश है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो करना चाहिए उनको हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूँ, उनके घर में भी तो महिलाएं होंगी, तो आप तुरंत एक्शन कर दीजिए ना। आप एक्शन कर दोगे, हम आप ही को सपोर्ट करेंगे कि हाँ चलिए एक्शन कर दिया। लेकिन एक्शन ना करना, ऐसे झूठी अड़ बना के रखना, घमंड में बैठे रहना, ये ठीक बात नहीं। बस एक छोटा सा प्रश्न और है स्वाति, आपने कल महिला सांसदों को भी एक चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी, तो आपको लगता है कि इस चिट्ठी लिखने के बाद जो महिला सांसद हैं वो आपके सहयोग में उतरेंगी?
मुझे लगता है उन्हें उतरना चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक महिला संसद तक पहुंचती है। आज सिर्फ 15% महिलाएं ही संसद में हैं। अगर वो वहाँ पे पहुंचती हैं तो उनका और भी ज़्यादा देश के प्रति, महिलाओं के प्रति दायित्व बन जाता है। हमारी आवाज़ उनको संसद में उठानी ही चाहिए। और सिर्फ उठाने की बात नहीं है, सिर्फ वहाँ गुस्सा, आक्रोश नहीं चाहिए आपका, हमें वहाँ पे एक्शन चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई सुनवाई कर रहा, तो आप भी यहीं आके आमरण अनशन कर लीजिए मेरे साथ। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बल से हमारा बल और भी बढ़ेगा और इस देश में बदलाव आएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए स्वाति ने कहा तमाम मुश्किलें हैं लेकिन हौसला बुलंद है और जब तक इस बार उनकी मांग पूरी नहीं होगी लगातार वो आमरण अनशन पर अपने जारी रखेंगी। तीसरा दिन आज है, बेहद सर्दी है लेकिन जो स्वाति का हौसला है वो यहाँ पर बेहद बुलंद नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। शहरियत तरमीमी बिल मामले पर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने न्यूज़ 18 से कहा कि पार्लियामेंट में बिल आएगा लेकिन हमारा रुख बिल्कुल साफ है। किसी हकीकी बाशिंदे को बाहर नहीं किया जाना चाहिए और मजहबी बुनियाद पर यह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अधीर दा, जिस तरह से सरकार ने कल कैबिनेट में पास कर दिया सिटीजन अमेंडमेंट बिल को, किस तरह से इसे देखते हैं? कहा जा रहा है सोमवार को संसद में ये लेकर आ रहा है। आ सकते हैं, कोई उनकी मर्जी है। हमारा रुख रवैया साफ है, किसी जेन्युइन सिटीजन्स को हिंदुस्तान से हटाना जाए और कोई धार्मिक आधार पर ये ना किया जाए। हमारा तो बात रख रहे हैं हम हर जगह। प्याज की कीमत लगातार बढ़ने की वजह से लोग परेशान हैं और सरकार से कीमत पर काबू पाने का मुतालबा कर रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी का जायजा लिया। पेट्रोल डीजल के दाम से भी महंगी मिल रही है प्याज। देश भर में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं दिल्ली के दरियागंज सब्जी मंडी में, जहां पर आप प्याज के ढेर तो देख रहे हैं लेकिन ये जो प्याज है वो लोगों की आंखों में आंसू भी ला रही है और जो साथ ही साथ उनकी थाली का जायका है उसको भी बिगाड़ रही है। 90 से 100 रुपए के दाम में प्याज बिक रही है। दुकानदारों की जो दुकानदारी है उस पर भी फर्क पड़ रहा है। हम कुछ प्याज विक्रेताओं से ही बात करेंगे कि उनका क्या कहना है और क्यों आखिरकार प्याज के जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भाई साहब, कितने रुपए किलो मिल रहा है प्याज? 90 रुपए किलो मैम। तो क्या कारण है जो इतनी महंगी मिल रही है? मैम पीछे से तेजी है। तो सिर्फ तेजी है तो और कारण क्या है कि पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रही है, क्या कुछ है? पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रही है मैम। इस टाइम पंजाब, JNK, यूपी, ये दिल्ली सप्लाई कर रहा है सारा। तो ये कहाँ का प्याज है? ये कैरथल का है, राजस्थान में। और अगर प्याज की बात करें तो प्याज पर जमकर सियासत भी हो रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि तमाम जो विक्रेता हैं प्याज के वो नजर आ रहे हैं। कुछ लोग प्याज खरीदने भी आए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। भैया, आप आए प्याज खरीदने, कितना खरीदेंगे? मैं 2 किलो। तो पहले कितना खरीदते थे? पहले 5 किलो खरीदता था। अच्छा, तो अब बजट कैसे मैनेज हो रहा है प्याज? बजट तो मैनेज नहीं हो रहा मैम, बिल्कुल नहीं हो रहा। अच्छा, मैं जहाँ 5 किलो चाहिए था वो 2 किलो में गुजारा कर रहा है। यानी कि अब थोड़ा कम में काम चलाना पड़ रहा है। जी जी बिल्कुल। तो बजट तो मैनेज नहीं हो रहा है। प्याज जो ज्यादा खरीदते थे यानी कि 5 किलो खरीदते थे, अब वो 2 किलो खरीद रहे हैं। एक महिला भी है, हम उनसे भी बात करेंगे। मैडम, आप बताइए, आप भी सब्जी खरीदने आई है, इतनी महंगी मिल रही सब्जी, क्या कहना चाहेंगी? क्या कहूँ, ये तो सरकार का काम है सब्जी कम कर। प्याज खरीद रही हैं? हाँ जी, 1 किलो ले रहे हैं। अच्छा। जो 2.5 किलो ले आते थे 1 किलो ले रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप प्याज खरीदने आई है, कितना खरीदेंगी? 5 किलो। 5 किलो जी। तो कितने रुपए मिल रहा है? 480, 420 ऐसे मिल रहे हैं, 430। अच्छा, पहले कितना खरीदती थी? पहले भी जरा कम खरीदते थे मगर सही थी, 20-40 रुपए ऐसे थी। तो अभी महंगी हो गई है प्याज? बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, लेने का पड़ता भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी परेशान हो गए हम प्याज के लिए। जहां ज्यादा प्याज डालते थे वहां 1-2 प्याज से काम चलाना पड़ रहा है, लेकिन थाली का चाय का तो बिगड़ ही रहा है। साथ ही साथ जो बजट है उस पर भी असर पड़ रहा है क्योंकि प्याज लगातार महंगी है। 100 से 120 रुपए के दाम में बिक रही है। और जिस तरीके से हमने बताया कि इन दिनों की बात अगर हम करें तो पेट्रोल डीजल से महंगी है प्याज। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्याज की कीमतों में फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है। नाफीड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर ने न्यूज़ 18 से इस सिलसिले में बातचीत की। देश भर में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं। अभी हमारे साथ नाफेड के डायरेक्टर अशोक ठाकुर हैं। अशोक जी, जिस तरीके से प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आखिर क्या वजह है कि इस पे कोई लगाम आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए,
लौटते मानसून की भारी बारिश जो है, जिसका अंदाज़ा मुझे लगता है कि कोई अचानक नहीं लगा सकता है, उसकी वजह से बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई। जो अगस्त में फसल आनी प्रारंभ होनी थी, नई फसल खरीफ की, वो इवन नवंबर तक जो है वो फसल आनी प्रारंभ नहीं हुई। तो इतनी भारी बारिश हुई, जो हमारा अपना स्टॉक था उसको निकाल पाने में भी दिक्कत आ रही थी। तो अगर हम देखें नई बुआई करने की बात आए तो नई बुआई भी जो है उसमें बहुत सारे क्षेत्रों में नहीं हो पाई, तो जिसके कारण बहुत सारी फसल बर्बाद होने के कारण जो डिमांड एंड सप्लाई में जो कमी आई है, उसकी वजह से मुझे लगता है ये कीमतें प्रारंभ हुई हैं। लेकिन जहाँ तक केंद्र सरकार की बात है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, और समय रहते जो है एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाई। इसके अलावा स्टॉक लिमिट लगाई। स्टॉक लिमिट के अलावा जो है केंद्र सरकार ने जो है इंपोर्ट्स के ऑर्डर किए। तो अब आप देखेंगे कि आज आप आज़ादपुर मंडी में जाएंगे तो अफ़गानिस्तान, इजिप्ट का बहुत सारा प्याज जो है वहाँ पर आना प्रारंभ हो गया है। तो हर स्तर पर सरकार ने जो है वो हर संभव प्रयास किया है, लेकिन आपदा ज़्यादा बड़ी थी, फसल ज़्यादा बर्बाद हुई थी या बुआई ज़्यादा नहीं हो पाई थी, इस वजह से मुझे लगता है ये थोड़ी कीमतें बढ़ रही हैं। लेकिन अगले 15-20 दिन में जो है मैं पूरी उम्मीद है कि ये सामान्य हो जाए। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपदा आई, आपको भी समझने में थोड़ी दिक्कत हुई, ये हर साल इस तरह की चीज़ें होती है, लोगों को प्याज के आंसू रोने पड़ते हैं, लोगों को बढ़ी हुई कीमतों का सामना करना पड़ता है। आखिर आप लोग दूरगामी क्यों नहीं इसमें नीति बनाते हैं? नहीं, देखिए, अगर हम बात करें तो हर साल ऐसा नहीं होता है। ये 2015 में हुआ था और 2015 से पहले लगभग 4-5 साल पहले हुआ था। तो ये कभी कभी लौटता मानसून जो है वो अनएक्सपेक्टेड रेन जो होती है उसमें, उसकी वजह से जो फसल बर्बाद होती है, क्योंकि प्याज एक पेरिशेबल आइटम है, इसको लंबे समय तक आप प्रिजर्व नहीं रख सकते। अप्रैल मई में जो रबी की फसल आती है उसी को हम बफर स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं और उसकी लाइफ 3 से 4 महीने की होती है। तो अगर हम उसी हिसाब से देखें तो अगस्त तक जो है वो स्टॉक रखा जा सकता है। तो लाजमी है नई फसल अगस्त में आनी प्रारंभ होती है, और अगस्त की फसल अगर नवंबर तक नहीं आएगी तो निश्चित तौर पर शॉर्टेज क्रिएट होती है। तो मुझे लगता है ये एक सेंसिटिव पीरियड होता है। फिर भी सितंबर के महीने ही सरकार ने सभी उचित कदम उठाने प्रारंभ कर दिए थे। एक्सपोर्ट बंद कर दिया था, इंपोर्ट्स के ऑर्डर कर दिए थे, स्टॉक लिमिट लगा दी थी। तो मुझे लगता है कि सरकार के स्तर पर हर संभव प्रयास हुआ है, लेकिन फिर भी आपदा बड़ी होने की वजह से दिक्कत आई। सरकार के स्तर पर हर संभव कोशिश किया गया, जैसा आप कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि थोड़ी देरी हुई? क्योंकि हमने देखा इंपोर्ट का फैसला अभी थोड़े दिन पहले लिया गया। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पहले अगर समय रहते कर दिया जाता तो लोगों को राहत मिलती। देखिए, मुझे लगता है कि सितंबर में जो है वो समय रहते सब फैसले लिए गए हैं। ज़रूर है कि इंपोर्ट सरकारी एजेंसियों को प्याज लाने में थोड़ा समय ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें भी बड़ी तत्परता के साथ काम हुआ है और मुझे उम्मीद है 15-20 दिन में जो सरकारी एजेंसियों का प्याज है वो भी आना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे नेफेड के डायरेक्टर। इनका साफ तौर से कहना था कि प्याज को लेकर फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिलेगी, लेकिन इन्होंने उम्मीद जताई कि 10 से 15 दिनों में जरूर कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। कैमरामैन अंकित जैन के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज़ 18 नेटवर्क, दिल्ली। दिल्ली में फ़ज़ाई आलूदगी में आज इजाफा हो गया है। कुछ दिन से फ़ज़ाई आलूदगी में कमी देखी जा रही थी, लेकिन आज फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा दर्ज किया गया है। हमारे नुमाइंदे रवि कुमार मिश्रा ने दिल्ली के मौसम का जायजा लिया। में प्रदूषण की समस्या एक बार फिर से परेशान करने की स्थिति में है। इस वक्त मैं मौसम विभाग के सामने मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स मेरे सामने है और हवा में कितना प्रदूषण है उसकी मात्रा एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्शाता है। इस वक्त मैं लोधी रोड इलाके में हूं, तो ये लोधी रोड इलाके का जो वातावरण है उसकी स्थिति के बारे में बता रहा है और हवा में इतना प्रदूषण है कि आने वाले समय में ये समस्या और भी गंभीर रूप से लोगों के सामने आने वाली है। प्रदूषण इतना है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही हैं। आप देख सकते हैं कि अंक तालिका में ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा यहाँ दिखाई जा रही है, जो कि हवा की गुणवत्ता को बता रहा है। आने वाले समय में अगर आप मौसम विभाग की बात माने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बात माने तो PM 2.5 और भी भयानक स्थिति में दिल्ली की हवा में मौजूद होगा। अब देखना ये होगा कि प्रदूषण की इस व्यापक समस्या से जनता जनार्दन को कब निजात मिलता है।
कैमरा पर्सन हरीश के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख आज है। अभी तक मरकजी हज कमेटी को 1,90,000 दरख्वास्त फॉर्म मौसूल हुई हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में हज दरख्वास्त फॉर्म में सबसे ज्यादा कमी आई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों की हज कमेटियां दरख्वास्त फॉर्म की तारीख में तौसी का मुतालबा कर रही हैं। हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। वज़ारत अक़लियत उमूर, हुकूमत हिंद और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐलान के मुताबिक फरीज़ा हज बैतुल्लाह 2020 की अदायगी के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला 10 अक्टूबर से जारी है। 2020 में 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बगैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। वज़ीर अक़लियत उमूर मुख्तार अब्बास नक़वी ने कहा कि हुकूमत हिंद जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाना, हुकूमत सऊदी अरब और दीगर मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ हज 2020 को कामयाब बनाने में ताउन कर रही हैं। रिलायंस जियो सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा सहूलत मुहैया कराने के वादे पर कारबंद है। इसी को पेश नजर रखते हुए 6 दिसंबर से जियो नया प्लान लॉन्च करने जा रहा है। नए प्लान में जियो से जियो अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सहूलत सार्फिन को दस्तयाब होगी। दूसरे नेटवर्क पर कॉल करने के सिलसिले में ट्राई ने टेलीकॉम की शरह मुकर्रर की है। उन्हें खतूत पर जियो का नया प्लान, हालांकि नए प्लान जियो ने तकरीबन 40% तक शरह में इजाफा करने का फैसला किया है। नए प्लान के मुताबिक सार्फिन को 1 महीने के लिए कम से कम 199, 2 महीने के लिए 399 और 3 महीनों के लिए 555 रुपए खर्च करने होंगे, जबकि पूरे साल के प्लान के लिए सार्फिन को 2199 रुपए खर्च करने होंगे। खास बात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले सुर्खियां। मध्य प्रदेश के रेवा में ट्रक और बस के तसादुम से पेश आया भयानक सड़क हादसा, 9 अफराद हलाक, 30 से जायद जख्मी। वज़ीर आला ने ट्वीट कर किया अफसोस का इजहार। कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ वर्कर्स को मध्य प्रदेश सरकार का तोहफा, निकाले गए मुलाजमीन को फिर मिलेगी मुलाजमत। बिलासपुर में नाबालिग से चाकू की नोक पर इस्मत रेजी, काम के लिए घर से बाहर गए थे वालिदैन, पड़ोसी पर वारदात को अंजाम देने का इल्जाम। मध्य प्रदेश के रेवा में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। ट्रक और बस के बीच तसादुम होने की वजह से 9 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 30 से जायद अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनमें से 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जख्मियों को रेवा के संजय गांधी अस्पताल मुंतकिल किया गया। वज़ीर आला कमलनाथ ने ट्वीट कर हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। पता ही नहीं चला, सोते सोते जा रहे थे, जब आगे खुली तो हम लोग हॉस्पिटल में थे, पता ही नहीं चला कब एक्सीडेंट हो गया। कितने यात्री बैठे रहे होंगे, कैसे फिर आप लोग बचे? सारी बस भरी थी सर, ऊपर स्लीपिंग सीटिंग सारी, रिजर्वेशन वाला सब कुछ भरा, सारी बस भरी थी सर। क्या तेज चला रहा था वाहन? लापरवाही किसकी लग रही? लापरवाही से ये घटना घटी? तो ड्राइवर की गलती है ना सर। ये गाड़ी जबलपुर से आ रही थी? हाँ, जबलपुर से आ रही थी, 10:30 बजे की बस है, प्रधान बस। खास बात में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।